राम राम सर सभी भाइयों को और मेरे बड़े भाइयों को। लक्ष्मण जी राय का धन्यवाद। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे साथ बने रह रहे हैं। ओम प्रकाश जी राय का मरवा साहब, सर कैसे हैं आप जी? शैलेश शर्मा बोस कैसे हो? ओम प्रकाश जी राय का मरवा साहब, राम राम साहब। अनंत शर्मा जी धन्यवाद, आप हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए। मैं चाहता हूं जितने भी मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं वो तो जरूर हमारे इस फेसबुक एजुकेशन लाइव सेमिनार को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर बोलें। रिचपाल जी खटाना साहब, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे साथ लाइव बन रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनोज जी देवासी, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे साथ लाइव बने रहे हैं, आप अपना स्नेह भाव प्रकट कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। रिचपाल जी राम राम, मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाइए अपना। डॉक्टर शुभम मेनारिया पीटी बॉस, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, धन्यवाद आपका। चलिए हम इस लाइव क्लासेस को अभी स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरा फेसबुक लाइव मेरी क्लास को आप जो भी देख रहे हैं, हौसला बुलंद करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सूरज मालवीय लोहार डुबोक से, उदयपुर से आप हमारा लाइव सेमिनार देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी फ्रेंड्स अभी इस समय फेसबुक लाइव है वो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े रहें आप। सूरज अभी गांव ही हूं मैं,
चलिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने पाचन तंत्र के छोटे से टॉपिक पढ़े हैं, जैसे कि हमने मुख वाला पार्ट पढ़ा है। मुख गुहा के अंदर हमने टीथ की और टंग की संरचना पढ़ी है। ग्रसनी वाला भाग पढ़ा हमने, ग्रसिका वाला पार्ट पढ़ा है। ग्रसनी और ग्रसिका के अंदर कोई एंजाइम नहीं होते, इसलिए वहां पे कोई भी पाचन नहीं होता है। बक्साराम जी राम राम। इसके आगे हम आहार नाल का से बात करेंगे, स्टार्ट आगे। जो भी फ्रेंड्स मेरा फेसबुक लाइव देख रहे हैं वो प्लीज शेयर जरूर करें, जिससे अन्य जो भी अभ्यर्थी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सहयोगी साबित होगा। ओम प्रकाश रायका मरवा साहब, वैसे ये आपके सहयोग से ही ये पूरी बहुत आगे बढ़ी। आपका शुरुआत के दिनों से ही बहुत सहयोग रहा है और हम यही चाहेंगे कि आपका सहयोग यूं ही हमारे साथ बना रहे। सहदेव सांगा, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा वो हो रहा हमारा सैलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियों से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सैलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि, नाम से स्पष्ट है सैलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियां, और यहां से सैलाइवा लार का स्रावन होता है जो मुख गुहा के अंदर स्रावित किया जाता है। सैलाइवा की बात करते हैं, इसकी जो पीएच होती है वो 6.8 होती है। अब हम यहाँ पर टॉपिक जो चल रहा है वो है सैलाइवरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पे सैलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले होती है, उसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। सबसे पहली जो ग्रंथि है वो है आपकी पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्रंथि। इसकी बात करेंगे कहाँ पर उपस्थित होती है, तो ये कान के जस्ट नीचे इस जगह पे पैरोटिड ग्रंथि उपस्थित होती है, कान के नीचे उपस्थित होती है। लार के अंदर सबसे जो आवश्यक जो एंजाइम होता है टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम जिसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं लारिये एमाइलेज एंजाइम, सैलाइवरी एमाइलेज या लारिये एमाइलेज एंजाइम, जो पैरोटिड ग्रंथि द्वारा ही स्रावित होता है। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। आपको पता है कि जो सैलाइवरी ग्लैंड्स है इसके अंदर ये एक तरीके से कौन सी होती है, ये होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर हम बात करते हैं, किसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिसके अंदर नलिकाएं होती है, जिसके अंदर नलिकाएं होती है उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनके अंदर नलिका नहीं होती है। इसका मतलब सैलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो एक्सोक्राइन होती है यानी कि नलिकाएं होती है। इसका मतलब कहाँ पर पैरोटिड ग्रंथि होगी, ग्लैंड्स कान के नीचे पड़ जाती है, सबसे बड़ी होती है, टाइलिन एंजाइम का स्रावन करती है। ओके, इसके अंदर जो नलिका होती है उस नलिका का नाम होता है स्टेंसन नलिका, स्टेंसन नलिका, स्टेंसन नलिका। तो यहाँ पे पैरोटिड ग्रंथि से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ से बनेगा। कहाँ पे उपस्थित होती है, कान के नीचे उपस्थित होती है। कौन से एंजाइम का स्रावन करती है, टाइलिन का या लारिये एमाइलेज का स्रावन करती है। सबसे
बड़ी लार ग्रंथि टाइलिन पैरोटिड ग्रंथि ही होती है। इस कौन सी नलिका के द्वारा लार का श्रावण किया जाता है? तो वो क्या होता है? इसका एक्सटेंशन नलिका। तो ये सब बातें याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं जिसका नाम है ओपी ट्रिक। ओपी ट्रिक जो है उसके अंदर याद रखने का तरीका इस पूरी इससे वर्णन को वो ये है, पेरेट को यानी कि तोते को यानी कि पेरेट को टाइलिन के स्टोन यानी कि पत्थर टाइलिन के स्टोन से कान के नीचे मारेंगे, कान के नीचे मारेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा पैरोट का मतलब पैरोटिड ग्रंथि, टाइलिन मतलब टाइलिन एंजाइम, स्टोन यानी कि स्टेंसन्स नलिका, स्टोन से आ जाएगा स्टेंसन्स नलिका, टाइलिन एंजाइम पैरोट से मतलब पैरोटिड ग्रंथि, कान के नीचे मारेंगे, कान के नीचे यानी उपस्थित कहाँ होती है? कान के नीचे। तो पैरोटिड ग्रंथि से रिलेटेड आपको याद रखने का तरीका कि कान के नीचे उपस्थित होती है, टाइलिन लारी एमाइलेज एंजाइम श्रावण क्या होता है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, स्टेंसन्स नलिका यानी कि इसके अंदर किस कौन सी नलिका का श्रावण क्या होता है? स्टेंसन्स नलिका। ट्रिक ओपी ट्रिक याद रखेंगे कि पेरेट को टाइलिन के बड़े कह सकते हैं और बड़े से आप बड़ा आएगा सबसे बड़ी लार ग्रंथि यानी कि बड़े स्टोन से कान के नीचे मारेंगे। पेरेट को टाइलिन के बड़े स्टोन से कान के नीचे मारेंगे। पेरेट का मतलब पैरोटिड ग्रंथि, टाइलिन एंजाइम बड़े से बड़ी लार ग्रंथि स्टोन से स्टेंसन्स नलिका कान के नीचे उपस्थित होती है। तो ये थी हमारी पहली जो थी पैरोटिड ग्रंथि जो कान के नीचे उपस्थित होती है। आपको पता है कि जो पैरोटिड ग्रंथि होती है इसके अंदर वायरस संक्रमण होता है, वायरस से संक्रमण होता है तो एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं मम्प्स। तो मम्प्स जो की पैरोटिड ग्रंथि जो होती है उसके अंदर सूजन आती है। तो पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आती है किस द्वारा? ये वायरस इन्फेक्शन होता है जिससे बीमारी का नाम होता है मम्प्स। तो ये थी हमारी पैरोटिड ग्रंथि। दूसरी हम बात कर रहे हैं वो है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सबलिंगुअल लार ग्रंथि नाम से स्पष्ट है कि हमने बोला कि सबलिंगुअल ग्लैंड, आपको पता है लिंगुअल वर्ड यूज करते हैं जीभ के लिए। इसका मतलब ये कहां पे उपस्थित होगी? जीभ के नीचे उपस्थित होगी। नाम से लगा सबलिंगुअल यानी कि जीभ के नीचे उपस्थित होगी। इसके अलावा इसके लिए कौन सी नलिका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नलिका से रिलेटेड, कौन सी नलिका के द्वारा स्रावित किया जाता है? तो इसके लिए जो नलिका होती है उसका नाम होता है बार्थोलिन नलिका। सबलिंगुअल ग्लैंड की कौन सी नलिका? बार्थोलिन नलिका। और इसी का एक दूसरा नाम होता है जिसे बोलते हैं डक्ट ऑफ रिविनस, रिविनस की नलिका, रिविनस की नलिका। तो याद रखने का तरीका यही है कि जीभ के नीचे ओपी ट्रिक की बात करते हैं हम। ओपी ट्रिक से याद रखने का तरीका हो जाएगा कि जीभ के नीचे बार्थोलिन की रिवर समझते हैं आप? नदी। तो रिवर बहती है जीभ के नीचे, बार्थोलिन की नदियां बहती है। मतलब जीभ के नीचे, जीभ वर्ड आया तो सबलिंगुअल याद आना चाहिए। जीभ के नीचे उपस्थित होती है सबलिंगुअल। बार्थोलिन नलिका का नाम है बार्थोलिन, रिवर बहती और रिवर से आपको याद आना चाहिए रिविनस की नलिका। तो ये थी हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड। तीसरी हम बात कर लेते हैं और वो तीसरी होती है वो होती है सब मैक्सिलरी या दूसरा नाम होता है सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये कहां पे उपस्थित होती है? ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े दोनों का संधि स्थल यानी कि दोनों का जब जुड़ाव होता है इस जगह पे होती है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। इसको याद रखने का तरीका, इसके लिए उपस्थित क्या होती है आपका? तो सब मैक्सिलरी और मैंडिबुलर का मतलब यहाँ पे मैंडिबल होती है बॉन्ड। तो यहाँ पे यानी कि ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के दोनों के संधि तल के समीप जो स्थित होती है वो होती है आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। इसी नलिका की यदि हम बात करेंगे तो उसी नलिका का नाम होता है वार्टन्स नलिका। वार्टन्स नलिका। याद रखने का
ओब्लिक जो हो जाएगी इसकी, ऑर्बिट होगी इसकी की, और भी जो ट्रिक होगी वो हो जाएगी सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर। यहां से याद रखेंगे सब मिलकर में मैक्सिलरी भी और मैंडिबुलर भी सब मिलकर वाट लगाएंगे, सब मिलकर वाट लगाएंगे। वाट का मतलब हो जाएगा वाट से लिखा, याद रखने की ट्रिक है, सब मिलकर वाट लगाएंगे, मतलब सब मैक्सिलरी और मैंडिबुलर मिलकर वाट लगाएंगे, यानी कि वाटम्स नलिका। ये थी हमारे पास में मनुष्य के अंदर 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां पाई जाती। पहली हमारी थी पैरोटिड ग्रंथि, दूसरी हमारी थी सब लिंगुअल ग्लैंड, लिंगुअल का मतलब जीभ से रिलेटेड है, और तीसरी जो है वो है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और चौथी जो होती है वो हमारी आंखों के ये जो होती है उनके नीचे पाई जाती है, जो कि मनुष्य में अनुपस्थित होती है, खरगोश वगैरह के अंदर वो पाई जाती है। तो हम तो ह्यूमन बीइंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे वो पढ़ने की जरूरत नहीं। 3 प्रकार की हमारे पास में सेलेवरी ग्लैंड्स थी। चलिए अब हम थोड़ा सा वापस देखते हैं कि हमने डायग्राम के थ्रू हमने क्या क्या पढ़ लिया, और अगला कौन सा पार्ट बाकी है वो हम देख लेते हैं। तो डायग्राम से हम समझ ही लेते पहले। ओके, ये था, यहाँ से हम पढ़ रहे थे। सबसे फर्स्ट पार्ट ये मुख वाला था, जिसके अंदर हमने मुख हुआ पढ़ा था। फिर ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट था ये हमने ग्रेसली पढ़ा था। फिर इसके वाला पार्ट, ये वाला जो था इसके पीछे की तरफ वाला पार्ट, ये पता है आपको, ये होता है श्वासनाल होता है, श्वासनाल होता है, और ये होता है भोजननाल, भोजननाल होता है। फिर उसके बाद में हम यहाँ से बात करेंगे तो फिर यहाँ से अंदर जाएंगे तो ये होता है आमाशय, आमाशय ये राइट हैंड साइड होती है और ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा आमाशय रहता है। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे ये छोटी आंत का, ये डुडेनम वाला पार्ट, ये जजुनम वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। फिर ये वाला पार्ट जो होता है सबसे पहला वाला पार्ट होता है, ये होता है सीकम, और सीकम के यहाँ पे होती है अपेंडिक्स, सीकम के दूसरी तरफ होती है अपेंडिक्स। फिर ये वाला भाग सीकम का हो गया, सीकम। फिर ये वाला भाग कोलन का, ये कोलन का भाग, ये कोलन और ये कोलन। फिर ये थोड़ा सा खुला हुआ भाग होता है जिसको हम कहते हैं मलाशय। फिर ये होता है हमारा गुद्दा। तो ये था एक एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। फिर हम ये राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो इस जगह पे प्रेजेंट होता है यकृत, यानी कि लिवर यहाँ पे होता है, जो यहाँ से फिर यहाँ जुड़ेगा। फिर इसके बीच में यहाँ पे होता है अग्नाशय। ओके, तो ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ बात कर रहे हैं मुख के मुख वाला भाग है ग्रसनी, ये ग्रसिका वाला भाग है जिसे हम भोजननाल भी कह रहे हैं। आगे वाला श्वासनाल हो जाएगा। ओके, जहाँ से भोजन ग्रसनी से ग्रसिका के अंदर आता है, तो ये जो ओपनिंग होती है इस ओपनिंग को कहते हैं ग्लट, इस ओपनिंग को कहा जाता है ग्लट, ग्लट कहा जाता है, नॉट गलत, यानी कि ग्लट। ओके, फिर ये श्वासनाल जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं, श्वासनाल ट्रेकिया कहा जाता है। इसके अंदर हम बात करेंगे इसकी जो ओपनिंग होती है, ये वाली, ये ओपनिंग होगी। फिर यहाँ पे ढक्कन संरचना भी होगा। ओके, जो ये ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं ग्लोटिस, ग्लोटिस। और एक क्लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर ढक्कनुमा संरचना जिसे हम एपिग्लोटिस कहा जाता है, एपिग्लोटिस। तो ये वाला ढक्कनुमा संरचना एपिग्लोटिस, ये वाला भाग ग्लोटिस, और यहाँ पे ओपनिंग होती है ब्लड, जो कि भोजन जाता है, इसके भोजन का जो कहा जाता है ग्रसिका के अंदर जाता है। ओके, और यहाँ पे हम बात करेंगे सूक्ष्म तंत्र पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस प्रकार से है ना कार्टिलेज की बनी हुई 16 से 20 प्रकार की चुनिंग पाई जाती है, वो हम बात करेंगे। फिर हम आमाशय की, अब यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं ग्रसिका तक। अगला हमारा टॉपिक होगा आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, अगला हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा स्टमक, यानी कि आमाशय। आप
सभी लोग हमारे साथ लंबे समय से बने रह रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत आपका। यूं ही आप हमें स्नेहभाव देते रहें और ये हमारे संकल्प निःशुल्क शिक्षा की जो मुहिम है, इस मुहिम के अंदर आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। यदि आप अपना योगदान देना चाहते हैं, किसी प्रकार का सहयोग करना चाहते हैं गरीब बच्चों का या प्रतिभाशाली जो विद्यार्थियों को, तो आप जरूर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें या मुझे आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। 7 बजे के बाद में मैं फ्री रहूँगा, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे कॉलिंग नंबर है 9680848163। आपको किसी प्रकार की हमारी तरफ शिक्षा से रिलेटेड किसी प्रकार का सहयोग चाहिए, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार कैरियर काउंसलिंग की यदि आपको जरूरत है, अभी आप अभिभावक हैं तो यदि आपके बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आप कुछ प्लानिंग बना रहे हैं, तो आप जरूर एक बार मेरे साथ डिस्कस करें। उससे रिलेटेड मेरे पास जो भी सजेशन होगा मैं जरूर आपको सही से राय दूंगा। और आप एक स्टूडेंट से गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी कर रहे हैं या आपके अपने कैरियर, अपने आप सुनहरे भविष्य की आप कुछ आप अपनी सोच रखते हैं अच्छा कुछ करने की, तो आप जरूर मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। आप चाहे आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप RS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप बिजनेसमैन हैं या आप इंटरप्रेन्योर हैं, तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आपका भी अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या आपके कहीं पे सेंटर इंस्टीट्यूट भी है, तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जितना होगा मेरे से मैं आपको सहयोग की भावना से आपको मैं सहयोग जरूर दूंगा। चलिए हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। स्टमक, आमाशय। आमाशय, इसके लिए साइंस के अंदर जो वर्ड यूज किया जाता है वो जो होता है वो होता है गैस्ट्रिक, हिंदी में जिसे हम जठर कहा जाता है। तो हम अगला टॉपिक ले रहे हैं आमाशय यानी कि गैस्ट्रिक। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करें, इसकी संरचना की बात करते हैं। केवल इसोफेगस ग्रेसिका से हम आगे की तरफ जा रहे हैं स्टमक के अंदर। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है ये आमाशय का यानी कि गैस्ट्रिक का पार्ट है। यहाँ से इसोफेगस है, ग्रेसिका से जो भोजन है वो आमाशय के अंदर आता है, वापस नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे भी एक अवरोधनी होगी, इसको हम इंग्लिश में इसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर जिसे हम कह सकते हैं भोजन केवल आता है, इसलिए हम कहते हैं इसको जठरागम अवरोधनी। जठरागम अवरोधनी, कार्डियक स्फिंक्टर, ये वाला जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम कहेंगे कार्डिया। कार्डिया पार्ट कहेंगे, स्फिंक्टर का नाम कार्डियक स्फिंक्टर, जठरागम अवरोधनी। फिर ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पूरा जो पोर्शन होता है यहाँ तक वाला, ये वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी। और इसी के अंदर जो पार्ट होता है वो होता है फंडस। फंडस वाला पार्ट जो बॉडी के अंदर ही इंक्लूड है। ओके, फिर ये वाला जो पार्ट होगा और यहाँ पे स्फिंक्टर एक अवरोधनी बनी हुई, इस अवरोधनी का नाम होगा जठरागम अवरोधनी, क्योंकि यहाँ से भोजन आगे जाता है निर्गम का। इस निर्गम का मतलब होता है आउटपुट या आउटफ्लो, जिसे हम कह सकते हैं आउटपुट या आउटफ्लो कह सकते हैं। ओके, आगम का मतलब होता है इनपुट, भोजन आ रहा है किसमें, स्टमक, इसका नाम है जठरागम। और जठर निर्गम, भोजन बाहर जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत के ग्रेनी वाला भाग, ये ग्रेनी वाला भाग तो उसके अंदर जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे पहला पार्ट होगा कार्डिया, दूसरा भाग होगा फंडस या बॉडी, तो तीसरा भाग होता है वो होता है पाइलोरस। पाइलोरस, इस स्फिंक्टर का नाम, इस अवरोधनी का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे पाइलोरिक। पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर यानी कि जठरा निर्गम। भोजन जो आ रहा था यहाँ पे मुख गुहा के अंदर जो बना हुआ था भोजन, यहाँ पे जो मुख गुहा के अंदर भोजन बना हुआ था उसको हमने बोलस कह दिया था। अभी बोलस जो ग्रास के रूप में बन चुका है, तो वो जो भोजन है वो कहाँ पे रहेगा, आमाशय के अंदर आता है। तो यहाँ पे आमाशय में जो भोजन आया था वो यहाँ पे कार्डिया वाला पार्ट है, फंडस बॉडी वाला पार्ट है, और तीसरा जो पार्ट है पाइलोरस, इसके अंदर आता है। ओके, इसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, इसके अंदर भी जठर कोशिकाएं होती है, जठर कोशिकाएं होती है, यानी जिसे हम गैस्ट्रिक सेल कहते हैं। गैस्ट्रिक सेल, जठर कोशिकाएं होती है, गैस्ट्रिक सेल्स जठर कोशिकाएं होती है, जिसका वर्णन भी हम करेंगे थोड़ी देर। ओके, इसके अलावा आपको पता है कि जो गैस्ट्रिक जो होता है आमाशय होता है, इसके अंदर होता है जठर रस।
जठरस, गैस्ट्रिक जूस। तो इस गैस्ट्रिक जूस की हम बात करते हैं तो इसकी जो पीएच होती है वो पीएच होती है 1.5 टू 2.5 पीएच होती है, यानी कि ये एसिडिक होता है। हम पहले बात कर चुके हैं लाल जो सलाइवा की हम बात करते हैं उसकी पीएच होती है 6.8। उससे पूछ सकता है कि टाइरिक एंजाइम कितने पीएच पर एक्टिवेट रहता है, तो वो 6.8 पे रहता है। ओके, जबकि जठरस की पीएच कितनी है 1.5 टू 2.5, यानी कि ये एसिडिक होता है। गैस्ट्रिक जूस की 1.5 टू 2.5 एसिडिक मीडियम यहाँ पे होता है। इसके अंदर क्या पढ़े तो आपको पता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसलिए इसका मीडियम भी कैसा होना चाहिए एसिडिक होना चाहिए। तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका मतलब तो ये होगा कि ये एसिड जब हमारी बॉडी पे गिरता है तो जल जाते हैं। तो लेकिन जब हमारे आमाशय के अंदर HCl आता है एसिडिक आता है लेकिन ये जलता नहीं। इसका कारण क्या होता है कि गैस्ट्रिक सेल्स के अंदर एक होती है श्लेष्मीय कोशिका, श्लेष्मीय कोशिका जिसको हम कहते हैं म्यूकस सेल। और ये म्यूकस सेल क्या करती है आपको पता है श्लेष्मा म्यूकस का स्रावन करती है, जल जैसा प्राप्त होता है तो उसको जलने से वो बचा देती है यहाँ पे। ओके, तो ये हम लोग कुछ बात कर रहे थे जनरली। तो अब पार्ट की बात कर रहे थे, कार्डिया पार्ट, फंडस बॉडी और तीसरा पार्ट होता है पाइलोरस। तो तीन भाग यहाँ पे होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अंदर गैस्ट्रिक जो सेल होती है वो कौन कौन सी यहाँ पे होती है। गैस्ट्रिक इसलिए वर्गीकृत किया गया है स्टमक के लिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे गैस्ट्रिक जो सेल है कौन कौन सी होती है उसके बारे में। तो पहली जो सेल होती है वो होती है आपकी चीफ या ऑब्जेक्टिव कोशिका, चीफ या ऑब्जेक्टिव कोशिका। सबसे इंपॉर्टेंट काम यदि स्टमक के अंदर किसी गैस्ट्रिक सेल का है तो वो है हमारी ऑब्जेक्टिव सेल। ऑब्जेक्टिव सेल किस चीज का सिक्रेशन करती है तो ये करती है HCl का सिक्रेशन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि HCl से ही क्या होगा एसिडिक अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाएगा। और दूसरा ऑब्जेक्टिव जो सेल होती है वो करती है इंट्रिंसिक केसल्स फैक्टर का, आंतरिक केसल कारक का भी श्रवण करती है। और जो क्या करती है विटामिन जो B12 जो होता है उसको हम साइनोकोबालेमिन कहते हैं, विटामिन B12 जो कहते हैं उनका अवशोषण करने में सहायक के अवशोषण में सहायक हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 और साइनोकोबालेमिन। जो साइनोकोबालेमिन होती है उसका अवशोषण सहायक कौन है चीफ और ऑब्जेक्टिव कोशिका। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि HCl का श्रावण भी ऑब्जेक्टिव कोशिका करती है। विटामिन B12 का अवशोषण में सहायक है होने वाला जो कारक होता है उसका नाम होता है आंतरिक केसल फैक्टर, उसका श्रावण कौन करती है ऑब्जेक्टिव कोशिका। दूसरी हम बात कर लेते हैं वो जो होती है हमारी वो होती है जाइमोजन, जाइमोजन और पेप्टिक सेल। जाइमोजन और पेप्टिक सेल यहाँ जनरली जाइमोजन वर्ड यूज किया जा रहा है जो निष्क्रिय अवस्था में रहती है उसके लिए। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ हमारे निष्क्रिय अवस्था में पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं उनका श्रावण जाइमोजन या जो पेप्टिक सेल होती है वो करती है। जैसे कि पहला होता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो एंजाइम होती है ये पेप्सिनोजन एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में रहता है यहाँ पे। तो इसका श्रावण कौन सी कोशिका द्वारा किया जाता है जाइमोजन या पेप्टिक सेल के द्वारा। ये पेप्सिनोजन आगे जाकर के HCl की प्रेजेंस के अंदर पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन के अंदर। और आपको पता है पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन पाचन में सहायक होता है पेप्सिन एंजाइम। ओके, दूसरे की हम बात कर रहे थे पहला था पेप्सिनोजन एक्टिव सक्रिय अवस्था में जिसकी उपस्थिति जो एंजाइम होता है वो होता है प्रोरेनिन जो कि निष्क्रिय अवस्था में रहता है, जो कि आपको पता है छोटे बच्चों में पाया जाता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। छोटे बच्चे में क्यों पाया जाता है क्योंकि ये प्रोरेनिन ही है जो कि छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो उसके अंदर जो कैसिनोजिन प्रोटीन होती है उसकी जो पाचन के अंदर हेल्पफुल होती है वो कौन सी होती है प्रोरेनिन एंजाइम होता है। तो यहाँ पे प्रोरेनिन एंजाइम HCl की उपस्थिति के अंदर रेनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और ये प्रोटीन क्या करता है आपने सुना जैसे दूध की जो प्रोटीन होती है दूध प्रोटीन जो होती है वो होती है कैसिनोजन, कैसिनोजन ये रेनिन की उपस्थिति के अंदर रेनिन उपस्थिति कैसे प्रोटीन हो जाती है कैसिन के अंदर। और ये कैसिन रेनिन के साथ वापस मिल रहा है यहाँ पे रेनिन के साथ में। और उसके बाद में ये कैसिन रेनिन के साथ में प्लस कैल्शियम के साथ में जुड़ेगा तो यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम पैराकेसिनेट, कैल्शियम पैराकेसिनेट। और कैल्शियम पैराकेसिनेट कुछ
भी नहीं है। जो क्या होता है, दूध का दहीकरण, दूध का दहीकरण हो जाता है। छोटे बच्चों के अंदर जो दूध का पाचन करना इजी होता है, निष्क्रिय पचन, प्रोरेनिन जो निष्क्रिय होता है HCl की उपस्थिति में रेनिन में कन्वर्ट होता है। यही रेनिन कैल्शियम के साथ में और कैल्शियम +2 के साथ में रिएक्शन करता है और उसके बाद कैल्शियम पैराक एसिड बनाता है। और कैल्शियम पैराक एसिड बनना ही क्या है, दूध का दहीकरण है। ठीक है, तो ये जो थे ये यहाँ पे पाते हैं। इसके अलावा हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी चीफ ऑब्जेक्टिव सेल, जाइगोजन या पैप्टिक सेल होती है जो हमारे यहाँ पे आमाशय के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये जनरली हमने देखा था कि आमाशय के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, कौन कौन से यहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो यहाँ तक आज तक की जो हमारी क्लासेज है, वो हम पाचन तंत्र के अंदर आमाशय तक का पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हम ओनली जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितनी भी आर्नाल की संरचना है, उनकी संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण वाला टॉपिक वो पूरा बचा हुआ है। इसके अलावा जैसे कि हमारे इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स वगैरह भी हैं, जैसे कि हमने सैलिवरी ग्लैंड्स पढ़ा है। इसके अलावा हमारे पास में यकृत की बात करते हैं, अग्नाशय की बात करते हैं, वो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। तो हम आमाशय और पाचन इनका बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा इंटेस्टाइन, आंत वाला भाग, जो हम अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ में फेसबुक लाइव बने रह रहे हैं डॉक्टर OP राय का संकल्प फेसबुक ID पर। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे साथ में यूं ही साथ बने रहे और आपका स्नेह भाव रहे। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और इसके बाद में आप इसको शेयर करना ना भूलें। और कल हमारी जो क्लासेस रहेगी वो सुबह 10 बजे क्लासेस रहेगी और शाम की जो क्लासेस होगी वो 4 बजे से। हमारे दिन के अंदर 2 टाइम का शेड्यूल रहेगा, मॉर्निंग 10 बजे से शाम का इवनिंग का जो होगा वो 4 बजे से रहेगी। अगला हमारा टॉपिक जो चलता रहेगा, हम अगले 35 to 40 आवर्स के अंदर हम इस साइंस बायोलॉजी पोर्शन करने वाले हैं और उसके बाद में हम टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी लेंगे, करंट अफेयर्स को हम साथ में इंक्लूड करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, धन्यवाद।